हेलो चिल्ड्रन ऑफ 12th क्लास। आज मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को हमने पढ़ लिया है और डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है एक्सियल पोजीशन में और इक्वेटोरियल में हमने पढ़ लिया है। और जब डाइपोल हमारा छोटा हो या हम बहुत ज़्यादा दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो वो फार्मूले भी हमने पढ़ लिए। लेकिन सारे फार्मूले हमने पढ़े हैं तब का जब डाइपोल छोटा हो। छोटा मतलब ये लेंथ कम हो। छोटा का मतलब ये नहीं कि ये चार्जेस की वैल्यू छोटी हो, वैल्यू बड़ी भी हो सकती है। तो डाइपोल की एक्सिस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो आता है, अगर शॉर्ट डाइपोल है तो वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p अपान आर क्यूब, जहां पर आर डाइपोल के मिड पॉइंट से इस p पॉइंट की, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कैपिटल P पॉइंट की डिस्टेंस है। और डाइपोल की जो लेंथ है उसका जो आधा है वो कहलाता है स्मॉल l। तो यहां स्मॉल l काफी कम है r से, तब ये फार्मूला बनेगा। और इक्वेटोरियल पोजीशन में फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन p बाई आर क्यूब। एप्सिलॉन यहाँ एक कांस्टेंट है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विच इज प्रेजेंट हियर और हियर। जैसे एयर की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जिसको एप्सिलॉन 0 कहते हैं वो 8.85 10⁻12 SI यूनिट होती है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 SI यूनिट्स। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इस डाइपोल के कारण केवल यहीं एक्सिस पर या इक्वेटोरियल लाइन पर ही फील्ड बनता है? नहीं, डाइपोल के कारण यहाँ भी सब जगह फील्ड बनता है। लेकिन वहाँ हम क्यों नहीं निकालते? क्योंकि वो कठिन पड़ता है। तो अगर डाइपोल छोटा है तो हम यहाँ भी फील्ड निकालने की कोशिश कर सकते हैं 12th क्लास के सिलेबस के अंदर। तो मान लीजिए हमें यहाँ फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे P पॉइंट यहाँ है और सेंटर ऑफ डाइपोल से हमने P को ज्वाइन कर दिया। तो ये डिस्टेंस मान लीजिए R है। तो यहाँ जो फील्ड हम निकालेंगे उसकी वैल्यू कॉम्पिटिशन से पूछी जाती है, तो डेरिवेशन आपके लिए ज़रूरी नहीं है, सीधे मैं वैल्यू बता देता हूँ। ये एंगल अगर थीटा हो तो यहाँ पर जो फील्ड होगा उसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन P √1 + 3 cos² थीटा अपॉन आर क्यूब। थीटा की वैल्यू अगर यहाँ 0 हो जाएगी, थीटा वास्तव में ये एंगल, तो अगर ये 0 हो जाएगा मतलब कि ये पॉइंट जो है ये यहाँ आ जाएगा। तो 0 अगर आप यहाँ रखेंगे तो cos 0 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4, 4 का रूट 2, तो 2p/r³ और वो फार्मूला बन जाएगा जो एक्सेस पर होता है। और अगर आप यहाँ इस पॉइंट पे आ जाएंगे तो थीटा हो जाएगा 90, तो 90 अगर आप रखेंगे तो फिर ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो फील्ड होगा वो इस लाइन से अल्फा एंगल पर होगा, जहाँ P पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, ये अल्फा एंगल होगा। अल्फा = tan θ whole upon 2, where alpha is the angle the electric field at any point due to short dipole makes with this line, the jointer line which joins the center of dipole to the point where electric field is to be calculated। ठीक है। तो ये आप याद रखिए फार्मूला, ये हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं और जो अच्छे बच्चे हैं वो
डिराइव कर लेंगे और अगर कहीं कोई डाउट है तो उसको हमसे पूछ लेंगे। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि फॉर गिवन P एंड R, जो E एक्सियल है ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E इक्वेटोरियल ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। अब देख लीजिएगा, एक्सियल जो होता है वो 2p/r³ होता है और इसमें p/r³ होता है। तो ये बात याद रखिए कि डाइपोल, स्मॉल डाइपोल इज doubly powerful, doubly strong, doubly creating field as compared to in axial position than as compared to equatorial position। जितनी डिस्टेंस पर यहाँ फील्ड अगर 5 न्यूटन पर कूलम है तो उतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ फील्ड होगा 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इसमें आप एक न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल है, मैं बोल देता हूं, ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल electric field at 1 meter distance from center of dipole in equatorial position is 5 Newton per coulomb. Then how much is electric field in the axial position at 2 meter? Due to same dipole। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। तो इसके बाद हम एक टॉपिक लेते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड। देखिए, ये फैराडे का आइडिया था कि जो इफेक्ट होते हैं चीजों के वो दो तरह के होते हैं, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। तो स्केलर इफेक्ट जो होते हैं उनको हम डॉट्स या कलर्स से डिनोट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये रीवा का मैप है। अब रीवा में कहाँ पे बारिश ज़्यादा हुई, कहाँ कम हुई, या कहाँ पे वीट ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है, तो उसके लिए हम एक निशान बना सकते हैं कि भाई ये वीट है, ये वीट है। तो वीट जहां ज्यादा होगा वहां ज्यादा वीट बना दीजिए, जहां कम होगा वहां कम वीट बनाइए, यहां वीट नहीं होता तो वीट ना बनाइए। ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं। लेकिन ये तो हो गया स्केलर फील्ड। और वेक्टर फील्ड जो होते हैं उनमें क्या है कि वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। जैसे कि किसी चार्ज के कारण जो फील्ड होगा वो यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, लेकिन इतना ही नहीं है, डायरेक्शन भी है कि भाई यहाँ फील्ड मान लीजिए 20 है इस डायरेक्शन में, यहाँ फील्ड 20 है इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन भी है। तो हाउ टू डिनोट अ वेक्टर फील्ड? तो माइकल फैराडे कहते हैं कि वेक्टर फील्ड कैन बी डिनोटेड बाय यूजिंग लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड एंड it can be denoted by electric lines, जिसको हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड कहते हैं। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है मैग्नेट के कारण और उसको कहते हैं, उसको डिनोट करते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के द्वारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस ऑफ कोर्स विथ एरो एंड विच रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी, जैसे मान लीजिए प्लस चार्ज है +5, ये -3 है माइक्रोकूलम, तो ये डाइपोल नहीं है, बस दो चार्जेज हैं, डाइपोल भी हो सकता है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? प्लस से माइनस की ओर होगा, यहां ऐसे। प्लस से बाहर की हो जाएगा, माइनस की ओर आएगा,
बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड, अभी हम लोग आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये अक्सर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड। इसकी डेफिनेशन मैं ऐसे बोल के आपको बता देता हूं, आप याद कर लेंगे, नोट भी कर लेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड आर कर्व्स, ओपन कर्व्स एंड ओपन इमेजिनरी कर्व्स, बिकॉज वी इमेजिन द प्रेजेंस ऑफ दीज कर्व्स। सही में अगर चार्जेस कहीं रखे हों तो उसके आसपास कोई कर्व, कोई लाइन नहीं होती। जैसे हम इसको यहां रगड़ेंगे तो इसमें चार्ज पैदा हो जाएगा, तो उसका जो इफेक्ट होगा, उसका जो फील्ड होगा, यहाँ सब जगह होगा। तो क्या यहाँ कोई लाइन वाइन दिख रही? नहीं दिख रही। तो लाइन सब क्यों बनाते हैं? अपने समझने के लिए कि कहाँ तक फील्ड है, किधर फील्ड है, कितना फील्ड है। तो लाइन ऑफ फील्ड बनाई जाती है फील्ड को समझने के लिए। ये इमेजिनरी लाइन्स होती है क्योंकि सही में ऐसी कोई लाइन होती नहीं। तो ऐसी लाइन की हम कल्पना करते हैं। तो ये लाइन क्या होती है? इनकी कोई प्रॉपर्टीज होती है। ये लाइन एक दूसरे को काटती नहीं है, ये प्लस से दूर जाती हैं, माइनस की ओर आती हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड आर स्मूथ, ओपन, इमेजिनरी कर्व्स which tell the presence of electric field such that the tangent drawn at any point on these lines tells the direction of electric field at that point। ये ऐसी लाइन है जो ओपन है। ओपन का मतलब यहां से शुरू हुई तो कहीं और खत्म हो गई। इलेक्ट्रिक लाइंस आर ओपन कर्व। क्लोज कर्व कैसा होता है? ये ओपन कर्व है। क्लोज कर्व होता है जहां शुरू होता है वो वहीं खत्म होता है, जिससे आपको ये पता न लगे कि शुरू कहाँ हुआ, खत्म कहाँ हुआ। आप ये भी कह सकते हैं यहां से शुरू हुआ तो वहीं आके खत्म हो गया। तो ये क्लोज कर्व होता है। कौन? मैग्नेटिक लाइन क्लोज कर्व होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ओपन कर्व होती हैं। तो दीज आर ओपन कर्व्स, इमेजिनरी कर्व्स सच दैट टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट। जैसे यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाननी है इन दोनों के कारण, तो यहां हम एक टेंजेंट डालेंगे। टेंजेंट आप जानते हैं एक ऐसी लाइन होती है जो एक पॉइंट पे टच करती है। अब टेंजेंट हमें बना दिया तो उसमें एरो इधर बना सकते हैं, इधर बना सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस की ओर। तो अगर इस तरह डायरेक्शन है तो ये एरो सही है, ये एरो गलत है, क्योंकि इधर को जा रही है तो इधर को फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में होगा। अगर आपको यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहां एक टेंजेंट डालिए, इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है, टेंजेंट डालिए, इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। तो पहली प्रॉपर्टी है दीज आर ओपन कर्व्स, दूसरा इमेजिनरी कर्व्स है एंड देयर प्रेजेंस टेल्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां लाइन नहीं है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो आप कहेंगे क्या यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है? है। ये जैसे यहां लाइन है वैसे यहां भी होंगी, तो लाइन है। तीसरा ये है प्रॉपर्टी कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगली प्रॉपर्टी है जहां लाइंस डेंस है वहां फील्ड ज्यादा होता है, और जहां लाइन रेयर है, दूर दूर है, वहां फील्ड कम होता है। फिर एक प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मान लीजिए एक प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो आप सोचिए कि इसकी फील्ड ऐसे जाएगी, इसकी ऐसे जाएगी, यहां दोनों काट देंगी, गलत। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड कैन नॉट इंटरसेक्ट। क्वेश्चन आता है व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सेम चार्ज एंड आर ऑफ डिफरेंट चार्जेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। व्हाई? बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट
then at the point of intersection there would be more than one direction of electric field which is impossible, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो या तो इधर होगा या इधर होगा, दोनों तरफ नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी पॉइंट पर कोई एक ही वैल्यू होती है, एक ही नंबर होता है और उसकी डायरेक्शन भी एक ही होती है। तो अगर लाइन काटेंगी तो उससे ये कंक्लूजन निकलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इन मोर देन वन डायरेक्शन, टू डायरेक्शंस, विच इज इम्पॉसिबल। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड डू नॉट इंटरसेक्ट। तो इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इस तरह का हो जाएगा, इसे कारण इस तरह का हो जाएगा और ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो यहां पर एक हम लोग प्रॉम्प्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। उसके लिए पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, बाद में प्रॉम्प्ट क्वेश्चन लेंगे। तो क्वेश्चन लेते हैं कि ट्रायंगल में 3 पॉइंट हैं, दिस लेंथ इज 5 मीटर, लेंथ ऑफ 3 साइड्स, 3 charges are there, 2 microcoulomb, 10 microcoulomb and 4 microcoulomb। क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दीज 2 चार्जेस। तो क्या होगा? इसके कारण जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। कैसे सॉल्व करेंगे आप ये बता रहा हूं, हिंट। इसके ऊपर इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो ये होगा और इन दोनों फोर्सेस को आप निकाल लेंगे, Q1 Q2 बाई r²। और उनके बीच का एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। क्योंकि 60 होगा क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो फिर दोनों का रिजल्टेंट आप निकालेंगे तो रिजल्टेंट एक फोर्स आएगा जो आपका आंसर होगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन पे बेस्ड मैं आपको आगे प्रॉम्प्ट क्वेश्चन बताऊंगा। इसके बाद हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो भी चार्ज का एक इफेक्ट है। एक्चुअली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, इन विच वी आर स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ और द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी चार्ज। तो हम लोग अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं या फाई और स्मॉल एक छोटा सा ई लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इट इज ऑल्सो इफेक्ट ऑफ चार्ज एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर है। उसकी डेफिनेशन होती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए सरफेस। ये एक सरफेस है, इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस मीटिंग नॉर्मली टू द सरफेस। इस सरफेस से नॉर्मली आके कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस मिल रही हैं, तो वही कहलाएगा फ्लक्स। तो अगर 4 लाइंस मिल रही हैं तो फ्लक्स हो जाएगा 4 यूनिट्स। अगर कोई लाइन ऐसे मिल रही है तो उसको पूरा नहीं काउंट करेंगे, उसको कम काउंट करेंगे फ्लक्स। अब जैसे 5 नहीं हो गया, 4 से थोड़ा ज़्यादा हो गया
अगर ऐसी कोई लाइन है जो इस सरफेस के अलोंग जा रही है ऐसे टेंजेंशियली, तो ये कोई फ्लक्स क्रिएट नहीं करेगी, और ऐसे जा रही है तो पूरा फ्लक्स क्रिएट करेगी, ऐसे जा रही है तो पार्शियल फ्लक्स क्रिएट करेगी। ठीक है, तो इसका हम लोग फ्लक्स की एक मैथमेटिकल डेफिनेशन ले लेते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए सरफेस is equal to line integral, sorry line नहीं, surface integral of electric field, surface integral of electric field of मतलब into for that surface। मान लेते हैं सरफेस S है, तो E डॉट डी एस हो जाएगा E डी एस कॉस थीटा, जहां थीटा एंगल है ई वेक्टर और डी एस के बीच का, फॉर दैट सरफेस। लिमिट आप कहेंगे कि दो लोअर अपर ऐसा लिखा जाता है, तो ऐसा क्यों नहीं लिखा जा रहा है? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि सरफेस कहां से कहां तक है। तो सरफेस का मतलब है कि देख लीजिए जैसे सरफेस हो, अब वो जहां से जहां का होगा वहां से वहां लिमिट लिख देंगे। जैसे ये सरफेस है तो अब ये यहां से यहां तक है तो अपन लिमिट लिख देंगे यहां से यहां तक, लेकिन अभी नहीं मालूम तो अभी हम एस लिख देते हैं। आज हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें सही की लिमिट लिखना पड़ेगा, अभी एस लिख के अपना काम चलाते हैं। यहां से साफ दिख रहा है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, इसीलिए स्केलर है, और इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? फ्लक्स की ई की यूनिट और डीएस की यूनिट। तो ई हो गया न्यूटन पर कूलम और डीएस हो गया एरिया जो है मीटर स्क्वायर। तो ये आपके एसआई यूनिट हो गई। और अगर कोई कहे कि डायमेंशन फार्मूला निकालिए ऑफ फ्लक्स, तो न्यूटन फोर्स है ml टी पावर -2 मीटर स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर अपान कूलम होता है करंट इनटू टाइम। तो ये हो जाएगा कितना? m l की पावर 1 l पावर 2, तो l पावर 3 a पावर -1 हो जाएगा और t पावर भी -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर एक प्रारंभ क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे पिछले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इसमें एक ट्रायंगल था, उसमें जो चार्ज 4 माइक्रोकूलम था उसके ऊपर जो दो फोर्सेस आ रहे थे, उन फोर्स के बीच एंगल कितना था? तो प्रारंभ क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री और चौथा 60 डिग्री। ठीक है, तो आप ये आंसर कर देंगे, इससे आपकी अटेंडेंस भी लग जाएगी और इससे आपको टेस्ट के मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग जो नए वीडियो हैं उनको देखिए टीवीएस केयर ऐप में, क्योंकि टीवीएस केयर में फ़ायदा ये है कि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हैं सभी क्लास के सभी सब्जेक्ट के, तो आपको बहुत ढूंढना पड़ता है, कई बार ढूंढते ढूंढते कोई वीडियो आपसे छूट जाता है, नहीं मिलता। यहाँ पर क्या होगा, आप जब टीवीएस केयर खोलेंगे तो अपने टीवीएस केयर ऐप में अंदर जाएंगे तो केवल आपकी क्लास खुलेगी और आपकी सब्जेक्ट रहेगी और उस सब्जेक्ट की वीडियोस आप देख सकते हैं। तो अगर टीवीएस केयर ऐप को चलने में, इंस्टॉल करने में, उसके ओटीपी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लाइन कंजेशन बता रहा है या क्या दिक्कत है, जो भी कुछ हेल्प हो सकती है, आप मोबाइल नंबर 9300607071 पे ऑफिस टाइम में 9 AM to 4 PM
आप फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, उसको सॉल्व करा सकते हैं। अगर फ़ोन नहीं उठ रहा है या आपको जब समझ में आया कि फ़ोन करूं तब रात है, कोई और टाइम है, तो आप उस समय फ़ोन ना करने लगिए, क्योंकि हो सकता है फ़ोन कोई ना उठाए, या फ़ोन कई बार चार्ज में लगा हो, या फ़ोन कई बार बंद हो गया हो, डिस्चार्ज हो गया हो। ऑफिस टाइम में तो उसको बराबर चार्ज रखते हैं वो लोग। तो अगर ऐसा होगा तो आप मैसेज कर दीजिए उसी नंबर पे अपनी समस्या बताते हुए। तो अगले दिन ऑफिस टाइम में या ज़्यादा से ज़्यादा उसके अगले दिन आपको यहाँ से फ़ोन जाएगा और आपकी समस्या सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर फ्लक्स के बारे में आगे चर्चा करेंगे, पर मुझे लगता है कि एक और छोटी सी चीज़ है जो अक्सर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आती है और इम्पॉर्टेंट भी है कॉम्पिटिशन्स के लिए भी। मुझे लगता है वो चर्चा मुझे कर लेनी चाहिए, और वो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, वेक्टर की वैल्यू मतलब उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों, वो एक जैसा है। सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज दैट हुज वैल्यू इज सेम इन ए गिवन रीजन, एक दिए गए क्षेत्र में। मान लीजिए इस तरह का इलेक्ट्रिक लाइन्स है, तो इसका मतलब यहां फील्ड ज्यादा है और यहां फील्ड कम, क्योंकि यहां देखिए लाइन पास पास है, यहां दूर दूर होगी। तो अगर आपको बताना है कि फील्ड एक बराबर है तो आप ऐसे बनाइए, मतलब इस तरह की जब इलेक्ट्रिक लाइन्स होंगी जो एक ही डायरेक्शन में है और सेम गैप पे हैं, इस तरह की इलेक्ट्रिक लाइन्स आप फील्ड कैसे बनेंगी ये मैं आपको बता दूंगा आगे। पर अगर इस तरह की इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं तो पक्का है कि जो फील्ड की वैल्यू है वो यहां से लेके यहां तक सब जगह एक बराबर है। तब यहां पर फील्ड अगर 20 न्यूटन पर कूलम है तो यहां भी 20 न्यूटन पर कूलम है, यहां भी 20 न्यूटन पर कूलम है, सब जगह, और डायरेक्शन भी इसी तरफ है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम कोई भी चार्ज रख देते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए इसकी वैल्यू है E न्यूटन पर कूलम, इसमें हम कोई चार्ज रख देते हैं तो उस पर क्या होता है। मान लीजिए आपने चार्ज रख दिया Q, तो क्या होगा कि उस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, और आप जानते हैं कि वो फोर्स इस तरह होगा कि दैट फोर्स अपॉन द चार्ज केप्ट दैट मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उससे ये निकल आएगा कि जो फोर्स लगेगा वो QE वेक्टर लगेगा। तो याद रखिए, व्हेन ए चार्ज इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स हुज वैल्यू इज इक्वल टू QE वेक्टर। यहां पर यह बात ध्यान देना है कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जो E वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही F वेक्टर की डायरेक्शन होगी, लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव है तो व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट? नेचुरली इट विल बी, बिकॉज ऑफ नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर विल बी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे क्वेश्चन हम ले सकते हैं कि मान लीजिए कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 न्यूटन पर कूलम, क्वेश्चन ले रहे हैं, और यहां एक चार्ज रखा है, मान लीजिए 4 माइक्रो कूलम, और इसका बॉडी का मास है 5 ग्राम। तो क्या होगा, मान लेते हैं ये -4 माइक्रो कूलम, तो इस पे फोर्स लगेगा किधर को, चूंकि माइनस है तो फोर्स ऊपर को लगेगा, कितना, QE, और नीचे को फोर्स लगेगा इसका वेट mg। अब क्वेश्चन आ गया कि द चार्ज इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टेशनरी, अनसपोर्टेड स्टेशनरी, इट मीन्स फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट
आर गेटिंग बैलेंस्ड। तो क्वेश्चन आता है कि आप इस चार्ज की वैल्यू निकालिए। तो चार्ज ऐसा करते हैं कि चार्ज नहीं देते, मान लेते हैं क्यू चार्ज निगेटिव है और पूछ दिया चार्ज की वैल्यू निकालिए। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, Q इज इक्वल टू mg। तो यहां से Q आ जाएगा mg बाई E। अब थोड़ा यूनिट्स का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। m मास है 5 ग्राम, तो SI में करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, kg में आ गया। G की वैल्यू 9.8 और E इलेक्ट्रिक फील्ड है दिया हुआ है 20 न्यूटन पर कूलम। तो इसका आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका ये 0.5 नहीं है, 5 है। तो आ जाएगा कि Q या चार्ज इसमें कितना है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके लिए बहुत सारा होमवर्क भी मिल गया और प्रॉम्प्ट क्वेश्चन भी मिल गया। सो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।